जॉर्ज। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। गोवा फिलहाल गुलजार है। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और क्रिएटिविटी की दुनिया से अगर देखें तो दुनिया भर से लोगों का यहाँ पे जमावड़ा है। बॉलीवुड क्रिएशन फिल्मी जगत की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये वो समंदर है, इसमें जितनी जो डुबकी लगाई जाती है उतना ही जो ज्ञान है, जो जो पर्क्स है, जो अनमोल रत्न है वो निकल के बाहर आते हैं। अगर समझाया जाए तो खुसरो का की एक दो लाइन याद आ रही है मुझे, जो उन्होंने लिखा तो प्रेम के संदर्भ में था, लेकिन कला भी इससे अछूता नहीं है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। कला भी ऐसा ही क्षेत्र, क्रिएटिविटी भी ऐसी है, जो इसमें जितना डूबता है वो उतने ही कीमती जो मोती है वो निकाल कर ले आता है और पार हो जाता है, एक नए आयाम को छू जाता है। हम आज बात करेंगे जॉन मैथ्यू मैथिन से, जिन्होंने सरफरोश फिल्म बनाई थी। सरफरोश आज से करीब 20-21 साल पहले बना था और जब ये मूवी बनी थी तो कंट्रोवर्सी से लेकर अचीवमेंट तक में एक नए आयाम को छुआ था। किस तरह से ये आइडिया आया, किस तरह से उन्होंने इस फिल्म को बनाने की सोची और जब फिल्म बनाई तो किस किस तरह के एक्सपीरियंस हुए, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दर्शकों के बीच में। और क्योंकि हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये फिल्मी दुनिया के वर्ल्ड में खड़े हैं, गोवा में, और बात फिल्मी जगत की हो रही है, आपको किस तरह से ये लगा कि मुझे सरफरोश ही बनाना चाहिए? एक्चुअली मैं बचपन से फिल्में देखता आया और एक वक्त आ गया 1970s में जब मैंने फिल्में देखना बंद कर दिया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आती कोई भी फिल्म। और उस वक्त जो है फिल्म की स्टैंडर्ड गिर गई काफ़ी। अब गाने में भी देख सकते हैं लिरिक्स वगैरह। और उस वक्त एक नया सिनेमा उभर के आया, आर्ट सिनेमा जिसको बोलते हैं, या पैरेलल सिनेमा, इसको सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, इन लोगों का देन था इंडस्ट्री को। उसमें रियलिज्म था, लेकिन स्टार्स नहीं थे तो पैसे नहीं थे। तो आम आदमी जिसे देखना चाहिए, जिसकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़नी चाहिए, क्योंकि ये एक मास मीडिया है, वो नहीं देख पाता था। जो लोग अमीर, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास सोच विचार की मतलब दुनिया सामने है, वो देखते थे इस फिल्मों को। तो उनको पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन ये फेस्टिवल में जाते थे, दुनिया भर में नाम कमा लेते थे। लेकिन जो बात आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचती थी। तो मैंने ये देखा और उस वक्त मैंने एड फिल्म बनाने शुरू की। और एड फिल्म में बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि एक एड फिल्म जो है उसका लाइफ 1-1.5 साल चलती, तो कम से कम 500-600 बार आती है टीवी पे। तो उसमें जो है, जो भी अगर थोड़ी सी भी गलती हो कहीं भी, तो लोग उसको बार बार देखते हैं। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप किसी भी तरीके से उसमें कोई कमी हो। तो डायरेक्टर जो एड फिल्म का होता है, और खास तौर पे जो कॉपी नहीं करता है, बहुत से लोग कॉपी करते हैं, और उन्होंने बहुत तो लोगों ने कोशिश की फीचर फिल्म बनाने, सफल नहीं हुए, क्योंकि फीचर फिल्म के लिए आपका सोच ओरिजिनल होना चाहिए। और मुझे कभी भी लगता था कि कुछ भी हो, चुराने की क्या जरूरत है, ऑब्वियसली, क्योंकि कितना भी गंदा हो आपका है ना, आपको उसमें गर्व होनी चाहिए कि मैंने बनाया, ठीक है अच्छी नहीं बनी आगे कोशिश करूंगा, लेकिन चुरा के दूसरे का काम अपने नाम पे लेके क्या फायदा। लेकिन सरफरोश का वो स्टोरी जो है वो बिल्कुल नेशनलिज्म से लबरेज, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनको बहुत अच्छे से दर्शाया गया। उसमें जो कल्चरल रिलेशनशिप के आड़ में जो पाकिस्तान हमारे पीठ पे छुरा भोगता रहा है, उसको बाखूबी बड़े ही क्रिएटिव तरीके से आपने दिखाया, जो लोग डूबे भी और समझ भी गए। इतने दूर के लेवल तक जाके सोचने को कैसे आया कि हाँ ये ऐसा हो सकता है? आखिर क्योंकि हम जब स्टोरी लिखते हैं तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, इंस्पिरेशन होता है, वो कहीं ना कहीं आपका माहौल होता है जिससे आप देखते हैं, सीखते हैं। उसको भले थोड़ा इमेजिनेशन जो है उसको हाई कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रूट जो है वो कहीं आपके आसपास होता है। ऐसा है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक, ये एड फिल्म बनाते बनाते
मुझे अक्सर हिंदुस्तान भर घूमना पड़ता था। तो क्योंकि जितने हमारे क्लाइंट थे, दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे, गुजरात में थे, बेंगलोर में थे, चेन्नई में थे, तो मैं दुनिया मतलब 20 साल से ये सारी जगह देखा। और एक बार मैं जब दिल्ली में था, ये था करीब वो जब खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा था, इससे पहले मतलब कश्मीर शुरू नहीं हुआ था। तो मैं दिल्ली जब भी आता था, मैं अगर एक दिन का मीटिंग जब होता था, मैं दूसरे दिन शाम को पहुंचता था, ताकि क्योंकि इधर दिल्ली का जो फ्लाइट से कभी टाइम पे नहीं पहुंचते, और मैं सुबह को आऊँ और शाम को जाऊँ, मैं उससे बेहतर समझता कि शाम को आते हैं, दिन भर मीटिंग करेंगे और दूसरे दिन शाम को लौटो, खाली एक रात को यहाँ बिताना पड़ता, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता था। तो जब मैं एक दिन पहुंचा यहाँ करीब 6 बजे, और विंटर का वक्त था, अंधेरा होना शुरू हो गया था, और सड़कों पे लोग नहीं है। मैंने कहा, और देखा तो मुझे रोका एक जगह पर ट्रैफिक के, जहाँ पे सैंड बैग्स के ऊपर आर्मी के लोग खड़े थे, सैंड बैग के पीछे, और टैक्सी को रोका और मेरे सामान को एग्जामिन किया। हालांकि एक पेटी था मेरे पास। मैंने कहा, ये गजब, ये हिंदुस्तान का कैपिटल है, और लोग यहाँ डर के जी रहे हैं। कोई बाहर नहीं पता था, हमें बम्बई में पता नहीं, मैं रोज पेपर पढ़ता था, यहाँ हमें पता ही नहीं कि ये इतने सिचुएशन इतनी खराब है, और दुनिया बताती नहीं है बाहर तो एडमिट करना हो गया ना, लेकिन सड़कों पे कोई नहीं। और मैं दिल्ली अक्सर आता था पहले, तो मैंने कहा ये तो गजब है, इसके तो कहानी बननी चाहिए। तो वहां से आइडिया शुरू हुई। फिर मैं गया, बॉर्डर पे गया, मैं छोड़ दिया एडवर्टाइजिंग। मैंने कहा ये फजूल है, ये तो मैं कुछ साबुन बेच रहा हूँ या कुछ तेल बेच रहा हूँ, इसमें क्या होना है जिंदगी की, पैसे तो मुझे मिल गए जितने होने चाहिए, जितने चाहिए, जिससे आप खुशी से रह सकते हैं। मैंने कहा अभी जो कमाऊंगा वो इसी में डालूंगा, इस फिल्म में, ताकि मैं जैसा मैं चाहूँ वैसा फिल्म बने। तो उसलिए मैंने जमा करना शुरू किया, और मैं गया, बॉर्डर पे रहा। मैंने नहीं बताया मैं कौन हूँ, मैं कहा मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, और वैसे किसी ने पूछा नहीं। और वहाँ पे मैं देखा कि कैसे जैसलमेर में कितने जासूस घूमते हैं, और पाकिस्तान का देखो, उनकी अस्तित्व का कोई वजह नहीं है। मुसलमान और भी बहुत कंट्रीज है, सिर्फ वो नहीं है, वो बने, लेकिन हम मुसलमान इसलिए बने। तो क्या फर्क पड़ा? तो उनके साथ उनको जिंदा रहना है, वो जिंदा रहने के लिए उनको एक बकरा चाहिए, वो है हिंदुस्तान। ये बकरे को मारते रहो, अब हम बोलेंगे हम राज करेंगे मुसलमान को, सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया को बताएंगे देखो हम मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं। अरे मुसलमान के लिए तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? जितने मुसलमान मुल्क है आपस में वैसे भी लड़ रहे हैं, तुमको क्या, तुमको जोड़ो ना, तुम हमसे लड़के क्या मिलने वाला है तुम्हें? ऑब्वियसली। तो मुझे लगा ये एक विषय है जिस पर सीधी तरीके से बात होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय में तो बहुत उस वक्त में आपसे खफा हो गए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि आप उस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं वो करें। नहीं, क्योंकि मैंने इस्लाम को कुछ नहीं कहा, इस्लाम की तारीफ ही की। मैंने सिर्फ पाकिस्तानी जनरलों को गाली नहीं दी, मतलब उनको जिस छाया में है वो उनको दिखाया। लेकिन वहाँ वाले तो यहाँ भी बहुत सारे हैं ना, तो वो लोग शायद अपोज कर रहे थे उस वक्त में, अपोज हुआ था। कोई मुसलमान ने अपोज नहीं किया। अपोजिशन किया तो हमारे सेंसर बोर्ड के लोग जो सारे हिंदू थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान हटाओ, ऐसा हटाओ। मैंने कहा मैं नहीं हटाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। एक ही चीज मुझे बचाया उस वक्त, क्या था, मैं मेरे फिल्म को छोड़ने वाले थे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर कि ये कंट्रोवर्शियल है वगैरह, तो सेंसर बोर्ड में इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन करने लगे। लेकिन मैंने एक काम की कि मैं बॉम्बे से हट नहीं सकता था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भाग जाते थे। तो मैं बॉम्बे में रहा, लेकिन मेरा एक दोस्त था दिल्ली में, तो मैंने आमिर को रिक्वेस्ट किया कि ये मेरा असिस्टेंट आपको ले जाएगा और सही ढंग से रखेगा, और ये मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है ना, ये दिल्ली में सारे लोग देखे, ये नहीं कि कांग्रेस देखे या बीजेपी देखे, किसी भी पार्टी का कोई भी जो इंटेलिजेंट आदमी है उसको ये दिखाना है। तो मैंने वो की, और मेरे पास पब्लिसिटी के लिए पैसे नहीं थे, मैंने पब्लिसिटी के लिए नहीं की, मैं इसके लिए एक आई वांटेड, मैं चाहता था कि लोग इसको देखें और उसका सही ढंग से उसका रिस्पॉन्स दे। तो वो मेरे फायदे में आया, क्योंकि सुषमा स्वराज जी ने ये फिल्म देखी, और जैसे प्रेशर बढ़ने लगा, मेरा जो मतलब माय वाइफ्स मदर, माय मदर इन लॉ, शी न्यू सुषमा जी, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था, तो उसने फोन किया सुषमा जी को और कहा कि देखो मेरा एक दामाद का जो है एक फिल्म तैयार है, उसको बहुत परेशान कर रहे हैं कि काटना ये। बोले कौन सी फिल्म? बोला सरफरोश। बोले मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो उन्होंने इंटरवेंशन की
सेंसर बोर्ड के साथ। उस समय में क्या सुषमा जी की सरकार में थी? जी, आईएनबी मिनिस्टर थी। अच्छा। तो सेंसर बोर्ड उनके नीचे है। तो उन्होंने फोन करके बताया और मुझे कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये सब काटो, और प्रिंट निकल चुका था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैं जाके सेंसर चीफ को सबमिट किया कोर्ट का ऑर्डर, और उन्होंने बोला सेंसर बोर्ड में कौन कौन थे उस वक्त? आशा जी थे, आशा पारेख। आशा पारेख जी थे, और बस वो चेयरमैन थी। अच्छा, चेयरमैन वही थी। हाँ। तो इसमें गड़बड़ था कि वो बकरे को दिखाया, उसका ये कान काट लिया। हालांकि मैंने काटा नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया उसको, खाली हमने एक दूसरा नकली चेहरा ये रखा और ऑडियो दिया। वो उस बकरे को कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये कहा ये काटो, तो मेरा इंटरवल गया। इंटरवल का पॉइंट जहां हम दिखाते कि गुलफाम हसन कौन है। तो ऐसे कर करके उन्होंने फिल्म की मतलब खत्म कर दिया उसका जो इम्पैक्ट है। तो मैंने कहा, मैं जितने फाइनेंसर से सब बोला उठाओ हटाओ, ये पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का कब आएगा, क्योंकि ब्याज उनको लगा नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। मैं जो कह रहा हूँ, हर प्राइम मिनिस्टर लाल किले से खड़े होकर बोलता है 15 अगस्त को जो मैं कह रहा हूँ फिल्म में, मैं क्यों नहीं कह सकता? और मैंने कौन सी गाली दी किसी को? तो मिल गया मुझे सर्टिफिकेट और फिल्म रिलीज हो गई। वजह ये थी कि वाजपेयी जी उस वक्त समझौता एक्सप्रेस लेके लाहौर गए थे, और फिर ये फिल्म आई। तो उन लोग को लगा ये तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है। मैं लेकिन जानता था कि वो सुधरने वाले नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी करने दो, लाहौर क्या कहीं भी जाके आने दो, ये मानने वाले नहीं है। और हिंदुस्तान की तरफ इनका एक ही नजरिया है, वो है कि उसको खत्म करो, तोड़ो इसको। तो मैं अड़ा रहा उस पर, और फायदा हुआ। ये ऊपर वाले का खेल है कि जैसा मेरा फिल्म रिलीज हुआ 2 महीने के अंदर कारगिल हुआ, और कारगिल की वजह से मेरे फिल्म को और पब्लिसिटी मिली और फिल्म चली। तो ये जो है, मैं समझता हूँ मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये जो स्थितियां हुई और जो हुआ, ये ऊपर वाले का खेल है। लेकिन अभी आपको लगता है कि अभी अगर पाकिस्तान को लेकर की कोई भी बात कही जाती है, तो बॉलीवुड जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। उसको पता नहीं क्यों बॉलीवुड के कुछ लोग जो हैं, उनको लगता है कि वो पर्सनल अटैक उन पे हो रहा है, और वो बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से वो कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि ये हमको पाकिस्तान कुछ है, लेकिन वो जान गए कि पाकिस्तान की हालत आज क्या है। उस वक्त प्रिटेंशन था उनका, दिखावा था कि हम है, हम ये है, वो है, और मुशर्रफ ने आके बता दिया क्या है वो। और अभी जो इमरान खान बैठे हुए हैं, उसको पता नहीं कब वो बम जो है पीछे से फटने वाला है। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान, क्योंकि वहां गरीब जो है ना, वो तंग आ चुके हैं, उनका जीना हराम है। हर चीज की दाम इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी जी नहीं सकता। हमारे यहाँ कोविड होते हुए भी कोई मरता नहीं भूखा। ये हालत नहीं है हमारी। हाँ, वो ये तो हमने देखा कि हाँ पाकिस्तान की क्या हालात हैं। लेकिन इन हालात के बावजूद अभी कुछ समय से अगर हम देखें, तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से खफा नजर आ रही है। कुछ ना देखो, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में लोग हिंदुस्तान के खिलाफ है। एक आदमी का लक्ष्य अगर सही है और वो फिल्म बनाए, तो पब्लिक तुरंत पता लगता है उनको कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर आपने किसी भी तरीके से गलती की और कुछ इधर उधर करने की कोशिश की, वो भी लोगों को पता चलता है, क्योंकि आपका जो फिल्म है वो सामने है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो वो जब तक है, ऐसा कोई आएगा नहीं जो खड़े होके बोल सकता है छाती खोल के कि ये मैं कह रहा हूँ। और अगर आप सीधे हैं तो आपको क्या डर है? सही बात है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, या स्टेटमेंट्स ऑफ द बॉलीवुड देखें, हाँ, दे आर मोर पॉलिटिकल rather than creative. The political statement that kind of coming from the Bollywood. And I don't know, because I read the newspaper. That also I don't feel like reading, because उसमें कोई अच्छी खबर नहीं होती। कुछ ना कुछ कोई मर गया, कुछ ये हो गया, क्या सुबह उठ के आपको ये पढ़ना है? उससे बेहतर है कि आप, लोग मरते ही हैं, लोगों को चोरी होती है, औरतों पे हमला होती है, या मतलब रेप वगैरह हो, लेकिन ये सुबह सुबह मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो हो गया, जिंदगी हमने जी ली है। अभी जो देखना, कुछ पॉजिटिव तो लिखो, क्योंकि उनके लिए ये सारा नेगेटिव चीजें जो है ये है। तो मुझे मालूम है ट्विटर पे कौन क्या बोलता है, लेकिन पब्लिक को समझ है। ये नहीं कि हिंदुस्तान की पब्लिक वो समझते हैं सब कुछ। कोई बोलते नहीं है कुछ, क्योंकि उनके पास कौन पूछने जाता। लेकिन ऐसा नहीं है हॉलीवुड में। कुछ लोग बहक जाते हैं कभी, और
कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वो अभी वो सब बंद हो गया। जैसे उनके लोग आते थे ना जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें करने, इधर हिंदुस्तान के कुछ दिल्ली में आके, ये सब वो सब बंद हो गया। तो वो है ही नहीं, उनका पोल खुल गया है। अभी पाकिस्तान कुछ भी करे ना, दुनिया को ऐसा नहीं लगता है ये क्या हुआ, नहीं, दुनिया जान गई है उनके बारे में। मेरा सीधा सवाल है सर, और ये आप इसको मैं सीधे जवाब चाहूँगी कि जब भी अगर पाकिस्तान की बात आती है या देश के इंटीग्रिटी की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, यूनिटी की बात आती है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई फैसला लिया जाता है, ओपिनियन बहुत अच्छी बात है, हर किसी के इंडिविजुअल ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, लेकिन जब इन कंसर्न ऑफ द नेशनलिज्म एंड नेशन, क्या उस वक्त में जो प्रभावी लोग हैं, क्योंकि सिनेमा जो है वो हमारे समाज पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, उसके डायरेक्शन को, उसको देख के लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। जैसे हम स्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे हम लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, हम अपने हेयर स्टाइल को फॉलो करते हैं, वैसे ही हम थॉट्स को भी फॉलो करते हैं। थॉट स्टाइल ऑफ थॉट्स भी है, उसके अकॉर्डिंगली जाता है। और क्योंकि वहाँ के लोग एक सेलिब्रिटी होते हैं, मास पे इम्पैक्ट करते हैं, तो वो लोग जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मास पे भी उनका असर होता है। तो जब इस तरह की बात आती है और कोई स्ट्रैटेजी के तहत या गवर्नमेंट कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स या एक्शन लेती है, तो सवाल क्यों खड़े होते हैं बॉलीवुड की तरफ से, चाहे वो जावेद अख्तर हो, चाहे अनुराग कश्यप हो, वो कभी भी गवर्नमेंट के साथ अग्री क्यों नहीं नजर आते? देखिए, ये मुझे नहीं पता जावेद अख्तर क्या बोलता है और अनुराग कश्यप, लेकिन अभी जो सरकार है ये बीजेपी है, हर कोई जानता है इनका नेशनलिस्टिक ये है अप्रोच है। तो इसके खिलाफ कोई भी कुछ कहे तो वो ज्यादातर लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, क्योंकि उनकी बात वो चाहते हैं कि उनकी बात दुनिया सुने। तो यही तो वक्त है उनको कहने का, नहीं तो कौन सुनेगा। तो ये सही वक्त है, ये वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो पॉलिटिकल है तो मुझे नहीं पता जावेद साहब कौन से पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन वो लेफ्ट लीनिंग थोड़ा है जरूर, क्योंकि कैफी साहब भी थे, शबाना भी, वो थे पहले से। और उस वक्त जो था जब कम्युनिज्म शुरू हुई, मुझे भी लगता था ये सही है, क्योंकि गरीब के लिए बोल रहे हैं ना। आप किसकी बात कर रहे हैं कि ये अमीर लोग जो है सब कुछ ले जाते हैं, गरीब को जो है उसका हक दो। तरीका गलत था, और हमने देखी नहीं रेवोल्यूशन, हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। ये शांतिपूर्वक देश है, यहाँ के लोग जो है ना ऐसी चीजें ब्लडशेड नहीं कर सकते, लेकिन उनके वहां हुआ है, फ्रांस में हुआ है, रूस में हुआ है, चीन में हुआ है। तो उधर उस वक्त लगता था 1940s 50s में यहाँ के लोग भी, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ भी बन गई, और उनको लगता था, और हमें भी लगता था, मतलब इतनी अंतर क्यों है एक गरीब और इसके अमीर के बीच, उसको कम करो, गरीब को थोड़ा दो। मैं भी कॉलेज से जब निकला तो मुझे भी ऐसा लगता था, ये क्या है, हमारे पास बस में चढ़ने के पैसे नहीं है और लोग मर्सिडीज में घूम रहे, तो नेचुरल है आपका उस तरफ जाना। और लेकिन स्थिति बदल गई है, इतिहास बदल चुका है, अब पता है सबको ये चलने वाली नहीं है। और रूस के टूटने के बाद तो ये मतलब सिद्ध हो गया कि ये बात जो है ठीक है, कहने के लिए ठीक है, लेकिन इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ये चलेगी नहीं। तो आपको एक ही जगह, एक ही तरीका है, डेमोक्रेटिकली आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे जी रहे हैं। और आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आई एम टोटली एग्री, बिकॉज वो गरीब आदमी के बारे में सोचता है। इतने बैंक अकाउंट खुले, उनका देखो ना एक एक चीजें जो उन्होंने की है। मैं बीजेपी नहीं हूँ, मैं नेशनलिस्ट जरूर हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदुत्ववादी हूँ। मतलब मैं जो जीता हूँ एक हिंदू जैसा जीता है वैसे ही जीता, कोई फर्क नहीं। मैं चर्च में जाऊंगा, लेकिन मुझे मंदिर के बाहर खड़े रह के नमस्ते करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दरगाह के बाहर और मतलब मस्जिद में भी जाता हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मोदी ने किया है गरीबों के लिए, वो आज तक किसी ने नहीं की। ये सिद्ध है, ये मेरा कहना नहीं है, आप देख लो ना, पॉलिसीज देख लो ना। इतने बैंक अकाउंट खुले गरीबों के लिए, इतना पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर होता है वहाँ, ये सब पहले कहाँ हुआ। तो जितना उन्होंने किया उसके खिलाफ बहुत लोग हैं, क्योंकि वो जैसे कहते हैं वैसा तो लोग बोलेंगे ही। उसके खिलाफ भी देखो, एक डेमोक्रेसी है तो रूलिंग पार्टी है तो अच्छा ऑपोजिशन भी होना जरूरी है।
वो डेमोक्रेटिक के लिए बहुत अच्छी बात है। तो लोगों को कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। सही बात। एक सवाल आखिरी, वो भी सरफरोश के बाद लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि जॉन मैथ्यू फिर उसी कैटेगरी की जिसमें एक बहुत अच्छा संगीत भी होगा, बहुत अच्छी स्टोरी भी होगी, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भी होगा, नरेशन भी होगा और नेशनलिज्म भी होगा, कुछ इस तरह की चीज़ों को फिर से लेकर आएंगे। अगला प्रोजेक्ट कब आने वाला है? देखो, ये जो है, रोज अगर मैं किसी सवाल से खुद को पूछ के सोता हूँ, यही है, कब करोगे। अभी हालात ऐसी है कि ये कोविड की वजह से, मतलब कल की बात सुनो, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। सब्जेक्ट मेरे पास रेडी है, 2 सब्जेक्ट रेडी है सरफरोश के लिए। अच्छा। एक 2 और 3। अच्छा। और मैं मतलब जिस दिन पहला भी बन जाओ, पहला मतलब दूसरी बन जाएगी तो तीसरी जरूर बनेगी। अच्छा। तो मैं उसी आशा में जी रहा हूँ कि मुझे कब मौका मिले और कौन सही मुझे मतलब मेरा साथ दे। हाँ। मुझे मतलब साथ दे। स्क्रिप्ट रेडी है। स्क्रिप्ट रेडी। तो खाना क्या बनेगा, इसके लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो रेडी है जॉन मैथ्यू के पास। ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और सही साथ का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ सरफरोश जैसा ही वो रेवोल्यूशनरी पिक्चर फिर से ज़रूर आएगा इनकी तरफ से। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे सरकार हो या अपोजिशन हो, क्रिएटिविटी जब आती है तो सिर्फ कला रह जाती है और वहाँ सरकार भी कुछ नहीं कर पाती है। सरफरोश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लाख अपोज के बाद, एडवर्स सिचुएशन के बाद सरकार को उसका साथ देना पड़ा था और फिर सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ कि सरफरोश ने एक नए आयाम को छुआ था। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। थैंक यू।